नमस्कार। आज भारत की हिंदी के उद्भव और विकास के बारे में जानने के बाद अब भारत की विभिन्न उपभाषाओं और बोलियों के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी की जो विभिन्न उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं वे अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। पहले थोड़ा सा पुराना जो पढ़ा हुआ है उसको देख लेते हैं। शोरसेनी अपभ्रंश थी, उससे गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी की इन चार उपभाषाओं का विकास हुआ। एक बार दोबारा बताती हूँ। शोरसेनी अपभ्रंश थी, उससे हिंदी की चार उपभाषाओं का विकास हुआ। गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी। इनमें से राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी ये हमारी हिंदी की उपभाषाएं मानी जाती है। और इनमें भी जो पश्चिमी हिंदी है इससे चार बोलियां निकली हुई है। हरियाणवी, इसे बांगरू भी बोलते हैं। खड़ी बोली को ही आज देश विदेश और साहित्य जो पढ़ते हैं इस खड़ी बोली को ही हिंदी के नाम से जानते हैं। बाकी को बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हिंदी की ही अन्य बोलियां हैं। लेकिन अगर हम हिंदी का भाषा विज्ञान की दृष्टि से परिचय करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं तो खड़ी बोली, जिसे आज देश विदेश में साहित्य के रूप में सब हिंदी जानते हैं, वो हिंदी की एकमात्र बोली है। और पश्चिमी हिंदी से तीसरी बोली निकली है ब्रिज भाषा, चौथी बुंदेली, पांचवी कन्नौजी और छठी निमाड़ी। यानी कि शोरसेनी उपभ्रंश से जो चार उपभाषाएं निकली हैं, जिनमें से तीन उपभाषाएं हिंदी के अंतर्गत आती हैं, उन तीन उपभाषाओं में से एक पश्चिमी हिंदी है और उस पश्चिमी हिंदी से छह बोलियां निकली हैं। कुल मिला के हमारे हिंदी के अंदर 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। तो 6 पश्चिमी हिंदी से निकली और एक राजस्थानी जो शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। राजस्थानी से 4 बोलियां निकली हैं। मारवाड़ी, जयपुरी को हाड़ौती भी बोलते हैं, मेवाती और मालवी। तो कुल मिलाकर 6 पश्चिमी हिंदी से और 4 राजस्थानी से, तो ये 10 बोलियां हो गई। 2 बोलियां पहाड़ी से निकली हैं। शोरसेनी अपभ्रंश से जो 4 उपभाषाएं निकली या 4 उपभाषाओं का जो विकास हुआ शोरसेनी अपभ्रंश से, उनमें से राजस्थानी से 4 बोलियां बता दी, पश्चिमी हिंदी से 6 बोलियां बता दी और पहाड़ी हिंदी से 2 बोलियां निकली। 2 बोलियों का विकास हुआ, यानी कि 12 बोलियां ये हो गई। इसके बाद मागधी अपभ्रंश है। मागधी अपभ्रंश से 4 उपभाषाएं निकली, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। इनमें से एक बिहारी उपभाषा हमारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी उपभाषा की 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। और कुल मिलाकर ये हो गई हैं हमारी 12 और 3 15 बोलियां। इसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ और पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां विकसित हुई हैं जो हमारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारे 18 बोलियां हिंदी के अंतर्गत आती हैं और 5 उपभाषाएं जिनसे ये बोलियां विकसित हुई हैं। एक बार फिर इन 5 उपभाषाओं का नाम बताती हूँ। पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से निकली। पश्चिमी हिंदी की तरह ही शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी भी निकली है। 3 उपभाषाएं हो गई, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी उपभाषा निकली और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली। एक बार 18 बोलियां फिर दोबारा से बता देती हूँ। हरियाणवी यानी कि बांगरू इसका दूसरा नाम है। खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, निमाड़ी पश्चिमी हिंदी उपभाषा से निकली। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी ये 4 बोलियां राजस्थानी उपभाषा से विकसित हुई। पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी ये 2 बोलियां
पहाड़ी उपभाषा से विकसित हुई। मागधी अपभ्रंश से बिहारी उपभाषा विकसित हुई और बिहारी से 3 बोलियां विकसित हुई, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी उपभाषा विकसित हुई और पूर्वी हिंदी उपभाषा से 3 बोलियां विकसित हुई, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनका थोड़ा सा विस्तार से परिचय जान लेते हैं। जो पश्चिमी हिंदी है इसकी 6 बोलियां हैं। सबसे पहली हरियाणवी, जो हरियाणा में बोली जाती है। इस बोली को जाटू भी बोलते हैं, देशवाली भी बोलते हैं और बांगरू भी बोलते हैं। ग्रियर्सन इसको बांगरू ही कहने के पक्ष में है। बांगर का अर्थ होता है ऊंची भूमि और यमुना के बांगर क्षेत्र की बोली होने के कारण इसको ग्रियर्सन ने बांगरू कहा था। दूसरी खड़ी बोली। खड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पश्चिमी हिंदी की ये सबसे प्रमुख बोली है। हालांकि मध्यकाल में जो ब्रज भाषा है वो साहित्य की प्रमुख भाषा बनी थी, अवधी भी साहित्य की मुख्य भाषा बनी थी, लेकिन आधुनिक काल में ब्रज भाषा को और अवधी को पीछे पछाड़ते हुए जो खड़ी बोली है इसने प्रमुख भाषा का रूप ग्रहण कर लिया है। इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था, लेकिन शौरसेनी अपभ्रंश जो मध्य देश की अपभ्रंश थी उसके भी हम 4 रूप देखते हैं, एक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो जो हमारी खड़ी बोली है ये शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो अपभ्रंश थी उससे इसका विकास हुआ। इसके अन्य भी कई नाम हैं, हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, साहित्यिक हिंदी और उर्दू का जो आधार है वो भी खड़ी बोली माना जाता है। राहुल शंकराचार्य और भोलानाथ तिवारी इसे पूर्वी कहने के पक्षधर हैं और इसका कारण एक तो यह है कि इसका क्षेत्र खड़ी बोली का वही है जो पहले कुरु जनपद के नाम से बोला जाता था। और आधुनिक साहित्यिक हिंदी इस बोली से, इस नाम के आधार पर ही आसानी से इसका विकास देखा जा सकता है। इसके बाद हमारी जो अगली बोली आती है पश्चिमी हिंदी की वो है ब्रज भाषा। जैसा मैंने अभी बताया कि ब्रज भाषा को मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त था। ब्रज भाषा का एक अन्य नाम अंतर्वेदी भी है। कुछ लोग इसे माथुरी या नाग भाषा भी कहते हैं। माथुरी इसलिए कि ब्रज भाषा का जो केंद्र, बोलने का केंद्र स्थान है जहाँ ये मुख्य रूप से बोली जाती है वो मथुरा ही है, यानी ब्रज प्रदेश है। इसका उद्भव लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हो गया था और प्रारंभ में जैसे मैंने पहले बताया था कि इसको पिंगल भाषा कहा जाता था और जो राजस्थानी से मिश्रित भाषा थी हिंदी उसे डिंगल कहा जाता था। भाखा भी इसको कहा गया शुरू में। और जो इसका क्षेत्र है जहाँ ये बोली जाती है मूल रूप से तो ब्रज ही है, लेकिन इसका मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, गुड़गांव जिलों में इसे बोला जाता है। राजस्थान में भी भरतपुर, धौलपुर आदि और ग्वालियर का पश्चिम भाग में इसको बोला जाता है। यानी कि साहित्यिक दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो अन्य बोलियों की तुलना में ये सबसे अधिक विस्तृत है, भूभाग की दृष्टि से भी और बोलने वाले की संख्या की दृष्टि से भी और साहित्य इसमें सबसे ज़्यादा रचा गया इस दृष्टि से भी। पश्चिमी हिंदी की चौथी बोली है कन्नौजी। कन्नौजी का नामकरण कन्नौज नगर के नाम पर हुआ है, यानी कि इसको बोलने वालों का जो भूभाग है वो मुख्य रूप से कन्नौज है। इससे कन्नौजी, कन्नौजिया और कन्नौजी भी कहा जाता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर धीरेन्द्र वर्मा इसे ब्रज भाषा की एक उपबोली के रूप में पूर्वी ब्रज की संज्ञा भी देते हैं कि यानी कि पूर्वी ब्रज में बोली जाती है। पांचवी हमारी बोली पश्चिमी हिंदी की है बुंदेली। बुंदेली अथवा बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड में ही बोली विशेष रूप से बोली जाती है और यह शौरसेनी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप।
रूप का विकास, दक्षिणी रूप से विकसित हुई, यानी कि शोर श्रेणी मध्य देश के दक्षिणी भाग में बोली गई जाती थी, वहाँ से बुंदेली भाषा का विकास हुआ है। मुख्यतः यह बुंदेली राजपूतों का निवास स्थान है बुंदेलखंड, और वहीं से इसका नाम बुंदेलखंडी पड़ा। इसको अगर बोलने वाले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इस दृष्टि से देखा जाए तो जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा, ग्वालियर, ओरछा, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर, होशंगाबाद तक इसको बोलने वाले मिलते हैं, यानी कि इसको बोलने वाले भी काफ़ी बड़े प्रदेश में रहते हैं। पश्चिमी हिंदी की जो छठी बोली है वो निमाड़ी है। निमाड़ी मध्य प्रदेश का एक जनपद है और उसके आसपास इस बोली को बोला जाता है। हालांकि जो ग्रियर्सन थे वो इसे राजस्थानी उपभाषा के दक्षिण वर्ग अर्थात दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत रखते हैं। अनेक विद्वानों ने इसे मालवी की दक्षिणी का रूप भी स्वीकार किया है, जो राजस्थानी एक बोली है, लेकिन हमारी हिंदी में इसे निमाड़ी बोला जाता है। इस बोली पर मालवी, मराठी, बुंदेली, खानदेशी, भीली भाषाओं का भी काफ़ी प्रभाव पाया जाता है। पश्चिमी हिंदी के बाद आते हैं हम पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो मगही, मैथिली और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हमारी पूर्वी हिंदी की हैं। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी में सबसे पहले मुख्य भाषा जो है वो अवधी है, और इसका जो विकास हुआ था वो पूर्व अर्धमागधी से हुआ, यानी कि अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और इन 3 बोलियों में सबसे जो मुख्य भाषा है वो अवधी है। इसे मुख्य भाषा कहने का जो हमारा कारण है वो ये है कि मध्यकाल में ये एक साहित्य की मुख्य भाषा थी। रामचरितमानस जो तुलसीदास ने रचा वो अवधी में ही लिखी गई। मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपना साहित्य अवधी में ही लिखा, यानी कि जो भक्ति काल हमारा था उसमें अवधी में काफ़ी साहित्य लिखा गया था। तो इसका नाम अवधी क्यों पड़ा? अयोध्या को अवध भी कहा जाता है और उसी के नाम पर इसका नाम अवधी पड़ा, और अवध नाम से ही या अवधी नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसका जो मुख्य केंद्र है वो अवध प्रदेश है। इसको कोसली भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे बैसवाड़ी भी कहते हैं। जो हमारा मलिक मोहम्मद जायसी वाला प्रेम मार्गी साहित्य वो सारा अवधी में ही लिखा गया है। जायसी, मंझन, कुतुबन, नूर मोहम्मद, इन सभी ने अपनी रचनाएं अवधी में लिखी हैं, और रामचरितमानस जिसका आज भी घर घर में पाठ होता है वो भी इसी में लिखी गई है, अवधी भाषा में। ये इसकी हमारे सामने महत्ता दिखाते हैं। दूसरी बोली है इसकी बघेली, यानी कि अर्धमागधी से विकसित, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली बघेली। बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा और आसपास का क्षेत्र जो है वो बघेलखंड कहलाता है, और क्योंकि इस बघेलखंड की ये मुख्य बोली है इसलिए इसको बघेलखंडी या बघेली बोला जाता है। कुछ लोग इसे रीवाई भी कहते हैं। बघेली का अवधी से बघेली और अवधी में इतनी समानता है कि कुछ लोग इसे अवधी की ही एक उपबोली मानने के पक्ष में भी हैं। इसके बाद हमारी जो अगली बोली आती है पूर्वी हिंदी की तीसरी बोली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का जो विकास हुआ वो अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ, यानी कि अर्धमागधी जो दक्षिण हिस्से में बोली जाती थी, यानी कि अर्धमागधी जहाँ जहाँ तक बोली जाती थी उसमें जो दक्षिण में बोली जाती थी वहाँ से धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ था। इसका मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ी कहते हैं, जबकि बालाघाट के लोग इसे खलाटी या खलोटी भी कहते हैं। पूर्वी संभलपुर के आसपास इसे लरिया भी बोलते हैं, और कहीं कहीं इसे
खुत्ताही भी कहा जाता है। इस बोली पर नेपाली, बांग्ला, उड़िया का प्रभाव भी देखा जा सकता है। वैसे छत्तीसगढ़ी, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिलों के पश्चिम भाग में, कांकेर में, नंदगांव में, खेरागढ़ में, कवर्धा में, सुरगुजा में, बालाघाट के पूर्वी भाग में, जशपुर में, बस्तर में और बिहार के कुछ भागों में इसे बोला जाता है। वहाँ तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ी बोली की कुछ उपबोलियाँ भी हैं। सरगुजिया, सदरी कोरवा, बैंगानी, झंझावाली, कलंगा, भूलिया, सतनामी, कांकेरी, बिलासपुरी और हल्बी। इनमें से हल्बी का प्रयोग बस्तर जिले में होता है। तो ये हमारी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हो गई। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की बोलियों में अगर हम अंतर देखना चाहें तो इसमें मुख्य अंतर ये है, एक तो जो जब हम स्वर पढ़ते हैं तो उनमें ए और आई, ओ, औ, ये हम स्वर पढ़ते हैं। तो पश्चिमी हिंदी में इन्हें एक स्वर के रूप में माना जाता है, स्वतंत्र स्वर माने जाते हैं, आई भी और औ भी। लेकिन अगर हम पूर्वी हिंदी में देखते हैं तो ये संयुक्त स्वर माने जाते हैं और इनको अलग से आई बोला जाता है। आ से अनार प्लस छोटी इमली, आई, इस तरह से बोला जाता है। और इसी तरह से औ को भी आ से अनार और फिर ऊ, औ, इस तरह से बोला जाता है। तो पूर्वी हिंदी में इन्हें संयुक्त स्वर के रूप में बोला जाता है। दूसरा जो इनमें अंतर है, जब किसी शब्द के आरंभ में या वाह होता है तो पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में तो उसे या और वाह बोलते हैं, लेकिन पूर्वी हिंदी में उसे या की जगह ई हो जाता है और वाह की जगह ऊ हो जाता है। जैसे यहाँ को इहाँ और वहाँ को उहाँ बोलते हैं पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी की तुलना में पश्चिमी हिंदी में 2 स्वरों का संयोग कम ही होता है। जैसे दुई, बैल, जबकि पश्चिमी हिंदी में दुई को दो बोलते हैं और बैल को बैल बोलते हैं, जबकि पूर्वी हिंदी में बैल ना बोल के बैल बोलते हैं। ऐसे ही है को हम है बोलते हैं, वह वहाँ जा रहा है, लेकिन पूर्वी हिंदी में हई बोलते हैं, वह वहाँ जा रहा है। तो ये कुछ थोड़े बहुत इसमें अंतर है। अंतर काफ़ी है, लेकिन उसे विस्तार से जानने के लिए अगर पुस्तक में देखा जाएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि बोलने में वीडियो लंबी हो जाएगी आपकी। तो पूर्वी हिंदी की जो बोली है उन्हें पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ते हैं जो तीसरी उपभाषा है हमारी। 2 भाषाएं हो गई है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। और जो तीसरी उपभाषा है वो बिहारी। बिहारी की 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसमें भोजपुरी सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है, ये शाहबाद जिले के भोजपुर कस्बे में बोली जाती है और उसी कस्बे के नाम पर इसका नाम भोजपुरी रखा गया है। कुछ लोग इसे पूर्वी भी बोलते हैं, कुछ भोजपुरिया भी बोलते हैं। यह बिहार के शाहबाद के साथ साथ सारण, चंपारण, रांची, जसपुर, पलामू के कुछ भाग में, मुजफ्फरपुर के कुछ भाग में और उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, आजमगढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। भोजपुरी के बाद हमारी अगली बोली पूर्वी इसकी बिहारी उपभाषा की अगली बोली है मगही। मगही बोली को कुछ लोग मागधी भी बोलते हैं। दरअसल जो मगही शब्द है वो मागधी से ही विकसित हुआ है। यह पूरे गया में, पटना में, हजारीबाग में, मुंगेर में, पालामाऊ में, भागलपुर में और रांची के कुछ भागों में बोली जाती है। इसका जो परिनिष्ठित रूप, साहित्यिक रूप है वो गया जिले में सुनने को मिलता है। अन्य जगह तो यह सीमावर्ती बोलियों, भाषाओं से प्रभावित है। जैसे पूर्वी पूर्णिया की सिरपुरिया बोली के संबंध में यह कहना कठिन है कि यह मगही है अथवा बंगला है। बिहारी की जो हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा मुख्य, सबसे ज़्यादा साहित्यिक बोली हम मानते हैं वो मैथिली को माना जाता है। मैथिली में बहुत साहित्य रचा गया है।
हमारे आदिकाल के कवि जो विद्यापति थे उन्हें मैथिल कोकिल इसी रूप में कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मैथिल में बहुत सारी रचनाएं की थी, प्रेम की रचनाएं की थी, भक्ति की रचनाएं भी की थी। विद्यापति मैथिली को देसिल बहना कहते थे उस समय, क्योंकि अपभ्रंश की रचनाएं लिखी जाती थी। तो विद्यापति कहते थे कि मैं देसिल बहना में अपनी कविताएं लिखता हूँ, क्योंकि देसिल बहना यानी कि देसिल भाषा जो है वो सबको पसंद आती है। इससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब अपभ्रंश साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी, उस समय मैथिली एक देशी भाषा के रूप में, हिंदी की एक बोली के रूप में विकसित हो रही थी। उसी में इन्होंने अपनी सारी रचनाएं लिखी थी। इसका प्रयोग सबसे पहले 1801 ईस्वी में कोलब्रुक ने किया था, और इसको देसिल बहना जैसे विद्यापति ने कहा था, ऐसे तिरहुतिया भी इसको कहा जाता है, यानी कि इसका एक नाम तिरहुतिया भी है। इसको बोलने वाले चंपारण, मुजफ्फरपुर, उत्तरी मुंगेर, उत्तरी भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया के कुछ भाग में, नेपाल के रोहताहट में, सरलारी में, सप्तरी, मोहतरी और मोरंग जिलों में पाए जाते हैं। यानी कि वहाँ इन्हें खूब बोला जाता है अपने रोज़मर्रा की बोलचाल, रोज़मर्रा के व्यवहार में। इसके अनेक उपबोलियाँ भी हैं। दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, छिका छिकी, मगही और बंगला से प्रभावित है ये। पश्चिमी मैथिली जो भोजपुरी से प्रभावित है, जोलाही मैथिली अरबी फारसी से प्रभावित है, केंद्रीय मैथिली आदि। मैथिली सामान्यतः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन मैथिली ब्राह्मण इसे मैथिली लिपि में, यानी कि मैथिली एक अलग लिपि है, उसमें भी लिखते हैं। सामान्यतः नागरी लिपि में लिखी जाती है। जो विद्यापति थे उन्होंने सारा साहित्य अपना मैथिली लिपि में लिखा है, नागरी लिपि में लिखा है। मैथिली लिपि में सिर्फ वहाँ के ब्राह्मण लोग इसको लिखते हैं। इसके बाद हमारी चौथी उपभाषा आती है राजस्थानी उपभाषा। राजस्थानी उपभाषा में 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी हाड़ौती, मेवाती और मालवी। तो जो मारवाड़ी है ये, इसके 5 पहले तो ये कि मारवाड़ी राजस्थानी की सबसे प्रमुख बोली है। यानी कि अगर पूछा जाए कि राजस्थानी उपभाषा की सबसे मुख्य बोली कौन सी है, तो वो मारवाड़ी है। यह मुख्य रूप से मारवाड़ में बोली जाती है, इसीलिए इसे मारवाड़ी कहा जाता है। कुछ लोग इसे अगरवाला भी कहते हैं। साहित्यिक मारवाड़ी को डिंगल नाम से जाना जाता है, यानी कि जिस डिंगल भाषा का हम अब तक जिक्र कर रहे थे कि जो राजस्थानी मिश्रित हमारी मध्य देशीय भाषा थी, जिसका अपभ्रंश से शुरू में विकास हुआ था, जिसमें ढोला मारूरा दुहा और रणमल छंद प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, वो मारवाड़ी ही है। मारवाड़ी के 5 रूप हमें मिलते हैं। सबसे पहला परिनिष्ठित मारवाड़ी, जो मुख्य रूप से मारवाड़ में बोला जाता है, और इसके बाद पूर्वी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी और दक्षिणी मारवाड़ी। कोलकाता में इस बोली को मारवाड़ी हिंदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो लोग कोलकाता में मारवाड़ी बोलते हैं उसे वहाँ मारवाड़ी हिंदी कहा जाता है। दूसरी बोली है राजस्थानी की, राजस्थानी उपभाषा जो शोरसेनी से ही विकसित हुई है। इसकी दूसरी बोली है जयपुरी। जॉर्ज ग्रियर्सन इसे मध्य पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, और यह शोरसेनी के अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित हुई थी। अजमेरी, किशनगढ़ी, हाड़ौती ये बोलियां जयपुर में ही शामिल की गई है। जयपुरी का ही दूसरा नाम हाड़ौती भी है, क्योंकि जो मुख्य बोली है जयपुरी की वो हाड़ौती है, इसलिए जयपुरी को हाड़ौती बोल दिया जाता है। स्थानीय लोग जयपुरी को ढूंढा ही कहते हैं, और इसके जो अन्य 2 नाम हैं वो झाड़साही बोली और काईकुई की बोली है। इसकी राजस्थानी उपभाषा की तीसरी बोली है मेवाती। शोरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से मेवाती का विकास हुआ है, और जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की यह एक बोली है, यानी कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मेवाती को बोलते हैं। उस क्षेत्र में मुख्य रूप से मेव जाति के लोग रहते हैं,
इसलिए उस क्षेत्र विशेष का नाम मेवात है और उसमें बोली जाने वाली जो बोली है उसका नाम मेवाती पड़ा है इसी कारण से। परंतु इसका क्षेत्र मेवात की तुलना में अधिक विस्तृत है, यानी कि केवल मेवात में नहीं बोली जाती है, ये मेवात से अलग भी दूर दूर तक काफ़ी बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। वास्तव में ये पूरे अलवर की भाषा है। भरतपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में, हरियाणा के गुड़गांव जिले के उत्तर पश्चिम भाग में भी मेवाती का प्रयोग होता है। मेवाती के ब्रिज प्रदेश के निकट के क्षेत्र की बोली पर ब्रिज का प्रभाव पाया जाता है। इसे राजस्थानी का ब्रिज भाषा में विलीन होता हुआ रूप भी कहा जा सकता है। राजस्थानी की चौथी बोली मालवी है। यह भी शोरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित हुई है। मुख्य रूप से यह मालव प्रदेश में यानी कि उज्जैन के निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। इस क्षेत्र की बोली को पहले कुछ समय पहले तक आवंती कहा जाता था और मालवी आवंती का ही विकसित रूप माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। इसके बाद हमारी पांचवी उपभाषा पहाड़ी उपभाषा। पहाड़ी उपभाषा की दो बोलियां हैं, पहली पश्चिमी पहाड़ी और दूसरी मध्य पहाड़ी। जो पश्चिमी पहाड़ी है इसका क्षेत्र पंजाब का उत्तरी पूर्वी जो भाग है उसमें भद्रवाह, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, जकार्ता, लाहौल और इसके आसपास का है। 1961 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी पहाड़ी में 62 बोलियां आती हैं और इन सभी बोलियों में साहित्य रचना, लिखित साहित्य तो नहीं मिलता है लेकिन लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। और सभी बोलियों की अपनी इनकी जिसकी जो इसकी 62 बोलियां इनकी सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। पश्चिमी हिंदी की जो ये पहाड़ी उपभाषा है, पहाड़ी उपभाषा की दूसरी बोली मध्य पहाड़ी है। मध्य पहाड़ी की दो बोलियां मुख्य रूप से मुख्य मानी जाती है, एक कुमाऊनी और एक गढ़वाली। तो माध्यमिक पहाड़ी की एक बोली जो कुमाऊनी का प्रमुख क्षेत्र है वो कुमाऊं है। इस क्षेत्र के आधार पर ही इस बोली का नाम कुमाऊनी पड़ा है। और कुमाऊं जो शब्द है वो संस्कृत के कूर्माचल से संबंधित है। इस बोली का प्रयोग कुमाऊं, नैनीताल का उत्तरी भाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के जिलों में मुख्य रूप से किया जाता है। दूसरी इसकी जो उपबोली है मध्य पहाड़ी की वो गढ़वाली है, यानी कि गढ़वाली भी मुख्य बोली है यहाँ की। इसका जो केंद्रीय प्रदेश है जहाँ इसे मुख्य रूप से बोला जाता है वो गढ़वाल है। और पहले केदारखंड या उत्तराखंड यहाँ बहुत गढ़ थे और क्योंकि वहाँ बहुत सारे गढ़ होते थे इसलिए इसे गढ़वाल कहा जाने लगा था। और इस बोली का प्रयोग क्षेत्र गढ़वाल और इसके आसपास का प्रदेश जैसे टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद के उत्तरी भागों तक फैला हुआ है। गढ़वाली का जो परिनिष्ठित साहित्यिक रूप है वो श्रीनगरिया है। इसके अतिरिक्त इसकी बहुत सी उपबोलियाँ भी हैं जिनमें प्रमुख राठी, लोबिया, बधानी, दसोलिया, मांझा कुमैया आदि हैं। और ये कई बोलियों के मिश्रण से बनी हुई है। जैसे मांझ कुमैया में कुमाऊनी और गढ़वाली का मिश्रण है। इसे अल्मोड़ी में दो संधि भी कहा जाता है। नगपुरिया, सलानी और टेरी को गंगापारिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारी जो पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी उपभाषा है, उसकी दोनों बोलियाँ पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी की दोनों बोलियाँ कुमाऊनी और गढ़वाली का हम जिक्र कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारे जो हिंदी भाषा है उसकी विभिन्न उपभाषाओं और विभिन्न 18 बोलियों, 5 उपभाषाओं, हिंदी की 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों का विकास किस किस अपभ्रंश से कैसे हुआ और कहाँ कहाँ इन्हें बोला जाता है, कौन कौन सा भौगोलिक क्षेत्र इनको बोलने वाला है,
उसके बारे में आज हमने जाना। धन्यवाद। नमस्कार।